time taken to complete one vibration is called time period. तो टाइम पीरियड क्या है जी? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। उम्र ठीक हो गया? अच्छा, उम्र नंबर 2 लिखो। लिखो टाइम पीरियड ऑफ अ वेव। क्या लिखना है? टाइम पीरियड ऑफ अ वेव। इसको हम डिफाइन करेंगे टाइम टेकन टू जनरेट वन कंप्लीट wave. Time taken to generate one complete wave is called time period. हो गया यहां तक? अच्छा, अब आ जाइए नंबर 3 पे। नंबर 3 पे लिखे हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन। उम्र क्या होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। हाँ, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट time. So number of vibrations per unit time is called frequency of vibration. उम्र ठीक है? अच्छा बेटा, नंबर 4 लिखो फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव। हाजरा बेटा, क्या लिखना है? फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव। अब ऊपर था फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। जब एग्जाम होगा ना, उसमें वो ये नहीं कहेंगे डिफाइन टाइम पीरियड, वो कहेंगे टाइम पीरियड ऑफ अ वाइब्रेशन, या वो कहेंगे टाइम पीरियड ऑफ अ वेव स्पेसिफिकली। अब उन्होंने कहा फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव, तो इसको हम डिफाइन करेंगे नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम। उम्र क्या होगा ये? नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव। ठीक है, ये हमने डिफाइन कर दिया किसको? फ्रीक्वेंसी को। अब थोड़ा सा और आगे जाते हैं। अब जितने कॉन्सेप्ट्स की हमने अभी तक डेफिनेशंस लिखी हैं, इनकी हमें कुछ एग्जांपल्स करने की जरूरत है। लिखो एग्जांपल। एग्जांपल में आप ये लिखो कि अ गिटार generates 60,000 sound waves per minute। क्या लिखना है जी? अ गिटार generates 60,000 sound waves in every minute, in 1 minute। ठीक है, अब लिखो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। कैलकुलेट टाइम पीरियड ऑफ वेव्स। बेटा, आपने वेव्स का कैलकुलेट करना है टाइम पीरियड। क्या कैलकुलेट करना है? टाइम पीरियड ऑफ द वेव्स। कैलकुलेट टाइम पीरियड ऑफ द वेव्स। तो इसमें हम करेंगे रेशो मेथड। लिखो यूजिंग रेशो मेथड। यूजिंग रेशो मेथड आप यूं करें, लिखें टाइम रेशो नंबर ऑफ वेव्स। क्या लिखना है? टाइम रेशो नंबर ऑफ वेव्स। अच्छा, अब पूछा हुआ क्या है? उमर, पूछा हुआ क्या है बेटा? हाँ, पूछा हुआ है कि कैलकुलेट टाइम पीरियड। ठीक है, और टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम फॉर वन वेव। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। 1 मिनट में कितनी वेव्स हैं?
एक मिनट में है 60,000 वेव्स, तो नंबर की जगह हम लिखेंगे 60,000। 60,000 वेव्स आर देयर इन कितने सेकंड्स? 60 सेकंड्स। अच्छा, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकंड। इधर हम लिखेंगे 1 सेकंड, और 1 सेकंड में, अच्छा हमने तो पीरियड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमने? पीरियड। तो बताओ, देखो एक गिवन डेटा लिख दिया, ये गिवन डेटा हो गया। अब एक वेव के टाइम को कहते हैं टाइम पीरियड। तो इस तरफ क्या लिखेंगे? वन वेव ना, वन वेव, और उसका जो टाइम होता है वो होता है टाइम पीरियड। हमारा ये समझ, वेव्स के जो क्वेश्चंस है ना फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के, वो आप रेशो मेथड से ही किया करो, जिस तरह अभी मैंने किया है। आइए समझ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा? ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ, तो क्या बन जाएगा? 60,000 टी इज इक्वल टू 60 वेव्स। ठीक है, 60,000 टी इज इक्वल टू 60 वेव्स। वेव वो सारा कुछ लिखने की अब जरूरत नहीं है। तो टी क्या आ जाएगा फिर? 60 ओवर 60,000, तो 0.01 या 0.001 या 0 कितने 01? बेटा क्या आंसर आ गया? 0.001। और क्या हो जाएगा यूनिट इसका? सेकेंड्स। उमर गुड हो गया। उमर अगर नीचे एग्जामिनर ने इस तरह लिखा हुआ है टाइम पीरियड, इस तरह लिख के टाइम पीरियड, और साथ इसके लिखा हुआ है एमएस। एमएस का मतलब होता है मिली सेकेंड, पता है ना? तो अगर वो कह रहा है कि मिली सेकेंड में लिखो, फिर हम क्या करेंगे? फिर हम करेंगे 0.001, और इनटू क्या हो जाएगा? 1000। उम्र क्या आ जाएगा? 0.001 इंटू 1000, 1 ना। सो 1 मिली सेकेंड। हाजरा बेटा क्लियर यहां तक? हाजरा बेटा सेकेंड पार्ट लिखो। लिखो फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स। उमर भाई, फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड। क्या होती है फ्रीक्वेंसी उमर? हाँ, फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड। नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड इज द फ्रीक्वेंसी। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो फिर से हम लिखेंगे टाइम, और साथ लिखेंगे रेशो नंबर ऑफ वेव्स। क्या लिखेंगे बेटा हम? टाइम रेशो नंबर ऑफ वेव्स। अब फर्ज करें हमारे पास जो गिवन था वो क्या था? इन अ टाइम ऑफ 60 सेकेंड्स, इन अ टाइम ऑफ 60 seconds, हाउ मेनी वेव्स आर देयर? 60,000 वेव्स। एग्रीड? अच्छा, अब 1 सेकेंड में जो वेव्स होती हैं उनको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। इन अ टाइम ऑफ 1 सेकेंड वी हैव एफ वेव्स। सो उमर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ना, ये इधर, ये इधर, ये इधर, और ये इधर, तो उमर क्या बन जाएगा फिर? ये बन जाएगा हमारे पास 60 एफ इज इक्वल टू 1 टाइम्स 60,000। तो एफ इज इक्वल टू 60,000 डिवाइड बाई 60। मुझे लगता है कि ये 1000 आ जाएगा। 1000 वेव्स पर सेकेंड। उम्र आती है समझ? क्या आ जाएगा? 1000 वेव्स पर सेकेंड। ठीक है, वो लिख लेंगे बाद में। डन। ये जी हमने कर ली इससे रिलेटेड एग्जांपल। अब इसके बाद लिखो यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, represented by H capital Z smaller। ठीक है,
और हर्ट्स जो है ये इक्वल किसके होता है, एच कैपिटल जी स्मॉलर हर्ट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड। लाजमी नहीं कि नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड हो, कभी कभी हम इसको नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड भी कहते हैं। उमर ठीक है, तो हर्ट्स कैन बी नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड या नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड। हो गया कॉपी, कंफ्यूजन तो नहीं है ना। चले अब हम आ जाते हैं जी इसके आगे। अब इसके आगे ये हो गया यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी और वो सारा कुछ। अगली जो डेफिनेशन है वो है, लिखें फेज ऑफ वाइब्रेशन। क्या लिखना है, फेज ऑफ वाइब्रेशन। हम जब ये बताते हैं ना कि एक वाइब्रेटिंग पार्टिकल अपर एक्सट्रीम पे है, लोअर एक्सट्रीम पे है, मीन पोजीशन पे है, तो वो उसकी स्टेट ऑफ वाइब्रेशन है। स्टेट ऑफ वाइब्रेशन को फेज ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं। कोई पार्टिकल जब वाइब्रेट कर रहा है तो अपनी वाइब्रेशन में वो किस जगह पे है उसको हम कहते हैं फेज ऑफ वाइब्रेशन। आगे समझ। तो फेज ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है, स्टेट ऑफ वाइब्रेशन of a state of vibration of a vibrating particle is called its phase of vibration। उमर बात को एक बार समझ लो। फेज ऑफ वाइब्रेशन क्या हो गया कि वो किस जगह पे है, अपर एक्सट्रीम लोअर एक्सट्रीम कौन सी जगह। हमारे सिलेबस में फेज से ज्यादा इन फेज का पूछेंगे। जैसे फेज तो स्ट्रेट हो गई ना, पेपर में जो पूछेंगे वो इन फेज होगा। आप इसको यूं समझ लो, हमारे ओ लेवल में दे विल ओनली आस्क अबाउट इन फेज, ए लेवल में दे विल आस्क अबाउट इन फेज, एंटी फेज, मल्टीपल फेजेस। ठीक है, तो ओ लेवल में जनरली वो सिर्फ ये पूछेंगे कि इन फेज क्या होता है। तो लिखो इन फेज वाइब्रेशंस। क्या लिखना है, इन फेज वाइब्रेशंस। अगर किसी दो वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम हो तो उनको हम कहते हैं इन फेज। इन फेज क्या होता है, एक जैसी स्टेट, डिस्प्लेसमेंट सेम हो और डायरेक्शन सेम हो। तो इन फेज वाइब्रेशंस को आप लिखो कि इफ टू वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स, if two vibrating particles have same dash and dash, then if two vibrating particles have same dash and dash, then they are called in phase vibrations। आइए समझ। तो इन फेज वाइब्रेशंस क्या होती हैं, इफ टू वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स have same dash and dash, then they are called in phase vibrations। इन दो ब्लैंक्स पे हमने क्या लिखना है, if two vibrating particles have same displacement, and direction of vibration, displacement and direction of vibration। उमर आइए समझ। दो वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स इन फेज कब होंगे, जब उनका डिस्प्लेसमेंट सेम हो और उनकी डायरेक्शन सेम हो। इसकी हम एग्जांपल्स कर लेते हैं। एग्जांपल वन लिखें जल्दी जल्दी। एग्जांपल वन, फर्ज करें आपको ये एक वेव बना के दी हुई है। ये बेटा आपको बना के दी हुई है एक वेव। आप भी बना लो उमर, हाजरा बेटा ये बना लें। ये एक वेव आपको एग्जामिनर ने दी हुई है। इस वेव के ऊपर यहां पे एक पार्टिकल है, पार्टिकल ए।
अच्छा, अब क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कि लेबल लेबल ऑल द particles label all the particles on the wave which have same displacement as A. Label all the particles on the wave which have same displacement as particle A. फिजिक्स की क्लास लेते हुए आपको रूलर अपने पास रखना चाहिए, नहीं रखा हुआ कोई बात नहीं है, तो ये काम करना है। समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। जहरी सी बात है, जो पॉइंट ए के साथ सेम डिस्प्लेसमेंट पे हैं उनका लेवल ए के इक्वल होगा। उमर क्या कहते हो, क्या ख्याल है उमर? तो ऑल द पॉइंट्स विच आर एट सेम लेवल एज ए, डॉटेड लाइन बनानी है। इस लाइन के ऊपर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे पार्टिकल क्या हैं, ए के साथ इन फेज हैं। सॉरी, इन फेज नहीं, डिस्प्लेसमेंट सेम है। ये पार्टिकल दे हैव सेम डिस्प्लेसमेंट एज ए। बात समझ आ गई? इनको हम कह देते हैं, फर्ज करें बी सी, ठीक है, उसके बाद डी, उसके बाद ई, उसके बाद एफ, उसके बाद जी, उसके बाद एच। तो हम इसको लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच हैव सेम डिस्प्लेसमेंट एज ए। सही हो गया? तो ये सारे वो वाले पार्टिकल हैं जिनका डिस्प्लेसमेंट ए के क्या होगा, इक्वल होगा। बेटा आपका नाम क्या था? आमना। आमना, आपको समझ आ गई? अच्छा, आज सब कुछ ये सेट। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो नेट के भी पूछता था आज फिट चल रही है, सर, वाईफाई भी सही है। आज सब कुछ ये सेट। मैं कुछ कॉल किया था मैंने, क्योंकि आपको इशू आना चाहिए था आपकी क्लास में। मेरा एसी का आया था, नेट का थोड़ा बहुत आया था। ठीक है, हाँ, लेकिन मैंने राउटर आपको बोल गया अच्छा, कि एक बार आया था। मेरा वैसे मेजर इशू नहीं था। हाँ, मेजर इशू एसी का था, इलेक्ट्रीशियन का, आपका नहीं आपके था। पास डायरेक्ट कनेक्शन लगा हुआ 100 MB नेट होगा, तो आना ही चाहिए। नहीं नहीं, मेरा सब ये चल रहा है। मैं तो बाकियों के साथ हमदर्दी कर रहा था, मेरा तो कोई मसला नहीं। नहीं नहीं, ये अच्छा किया है, थोड़ा सा करना। हाँ, मैं हमदर्दी कर रहा था। ठीक है। अच्छा, लिख दिया। अच्छा, अब जो है ये बात हो गई। अब लिखो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। लिखो द वेव इज मूविंग टुवर्ड्स राइट। उमर, अगर ना भी बताया तो हम मोशन किस तरफ लेंगे वेव का? टुवर्ड्स राइट। वेव का मोशन बताया है तो ठीक है, नहीं बताया तो टुवर्ड्स राइट। द वेव इज मूविंग। अच्छा, तुम लोग जो ऑनलाइन वाले बच्चे मुझे टेस्ट जमा कराते हो, तो वो टेस्ट टाइमली वापस करने के लिए मैंने एक काम किया है। एलएमएस का पता है क्या होता है? एक वेबसाइट होती है जिसपे बच्चों का ट्रैक रिकॉर्ड होता है, नोट्स होते हैं, वर्कशीट्स होती हैं, वीडियोस होती हैं। उसको पता है, अली भाई को पता है, यूनिवर्सिटीज में होती है। अली भाई, वो मैंने बनवा लिया, थोड़े से पैसे खर्च कर दिए। तो मैंने एक रंग बिरंगी वेबसाइट बनवाई है जिसके ऊपर आपके नोट्स, वर्कशीट्स, आपके टेस्ट, आपकी प्रोग्रेस भी आती रहेगी। तो वो फिर मैं आपके साथ इस संडे को शेयर कर दूंगा, वो भी टेस्टिंग फेज में। तो उसमें ये होगा कि आप जब ऑनलाइन टेस्ट देंगे तो उसी वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे। उसमें आपके अलग अलग अकाउंट्स बने होंगे, जिस तरह वो होता है आपका टीम्स। टीम्स यूज किया हुआ है ना? तो टीम्स की तरह का मैंने अपना थोड़ा सा पर्सनल पर्सनल बनवा लिया। अच्छा, अब द वेव इज मूविंग, संडे तक मैं वो शेयर कर दूंगा आपके साथ। द वेव इज मूविंग टुवर्ड्स राइट। अच्छा, उमर ना भी बताया हो तो भी टुवर्ड्स राइट ही होता है। रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट डायरेक्शंस ऑफ vibration of represent directions of vibrations of particles A, B, C, D, A, B, C, D, E, F, G, and H.
ई, एफ, जी एंड एच। उमर, हमने इन सारे पार्टिकल्स की डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशंस क्या करनी है बेटा? रिप्रेजेंट करनी है। उमर, अब मुझे बताते जाओ, तुम्हें क्या लगता है कि ए इज वाइब्रेटिंग अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स? ए इज वाइब्रेटिंग, हाँ बेटा, आपको क्या लगता है? व्हाट वाज योर नेम? आमना। आमना, आप बताओ, आपको क्या लगता है, ए इज वाइब्रेटिंग अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स? You have to see the trough or crest behind that. In which direction B is vibrating? Amna, B upwards. और ये कैसे पता चला? By observing the wave state behind that है। B जा रहा है जी ऊपर की तरफ, A जा रहा है नीचे की तरफ। अच्छा, अब जरा हाजरा बेटा, अगर आप बताएं C किस तरफ जा रहा है जल्दी से। हाँ जी, C जो है वो जा रहा है नीचे। ये आमना बेटा कैसे पता चला? क्योंकि उसके पीछे जो है वो ट्रफ है। इस तरह सबके एरोज बनाओ, जल्दी जल्दी सबके एरोज बनाओ। उमर, बना दिए? अच्छा, कुछ ऑनलाइन वाले बच्चों से भी सवाल पूछते हैं ना। टी जा रहे हैं नीचे की तरफ, ई ऊपर, एफ नीचे, जी ऊपर, एच नीचे। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, उसका मुझे जरा रिप्लाई करें। मुझे आप ये बताएं कि बच्चों, मुझे आप ये बताएं, उबाब बेटा, अगर आप बताएं, उबाब जहरा बेटा, आप ये बताएं कि आउट ऑफ द गिवन पार्टिकल्स व्हाट डू यू थिंक कि ए के साथ इन फेज कौन कौन से हैं? या चले अगर मैं ये पूछूं, मुझे लगता है कि बी जो है वो ए के साथ इन फेज नहीं है, बताओ क्यों? सो बी, ऑपोजिट डायरेक्शन जा रहा हाँ। सी है इन फेज या नहीं है? है ए के साथ जो इन फेज पार्टिकल्स हैं उनके बताओ जरा। सी डी एफ एच हाँ जी, सी होगा। डी पे मैंने गलती कर दी है, गलती बताओ मेरी। डी पे मैंने और गलती की है, क्या गलती है? पीछे वाला हाँ, जो वेव जो है वेव है उसकी वो मैंने ऊपर डायरेक्शन की गलत तरफ है। बना दी है ना। या हाँ, डी ऊपर जा रहा है ना। इसका मतलब फिर तो मैंने सारे ही गलत कर दिए होंगे, है ना? ऑपोजिट किए हुए हैं। जी, ये तो मैंने यही फिर कमाल कर दिया ना। अच्छा, तो ई जो है वो जा रहा है जी नीचे की तरफ, एफ जा रहा है ऊपर की तरफ, जी जा रहा है नीचे की तरफ, और एच जा रहा है ऊपर की तरफ। सही हो गया। तो ये हमने सारे पार्टिकल्स की जो डायरेक्शंस हैं वो क्या कर दी? रिप्रेजेंट कर दी। अब ए के साथ इन फेज कौन से हैं, तो लिखो पार्टिकल्स। उन सारे पार्टिकल्स को आपने लेबल करना है ना। पार्टिकल्स डैश, ये सब पार्टिकल्स आर इन फेज विद पार्टिकल ए। उन सारे पार्टिकल्स के हमने नाम रखने हैं। कौन कौन से हैं? सी, ई और जी। सही कह रहा हूं मैं उमर? सी, ई एंड जी आर इन फेज विद ए। तो पार्टिकल्स सी हो गया, ई हो गया, एंड जी हो गया। हम ना, आपको आई बात समझ? क्योंकि इनकी डिस्प्लेसमेंट भी सेम है और इनके जो हैं डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन वो भी सेम है। अच्छा, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, वो आप लोग खुद करेंगे, मैं सिर्फ चेक करूंगा। तो हाजरा, आपको इन फेज का मतलब अब आ गया समझ? जिनकी स्टेट एक जैसी होती है। वेव जब हम बनाते हैं तो उसको हम वाई एक्सिस पे लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट, और एक्स एक्सिस पे लिखते हैं डिस्टेंस। जब हम वेव बनाते हैं तो वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट और एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस। ये आप जरा बना दो, ठीक है? यहां पे मैंने एक पार्टिकल ए रिप्रेजेंट कर दिया, यहां पे एक पार्टिकल बी रिप्रेजेंट कर दिया। पार्टिकल ए और पार्टिकल बी कर दो, फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूं। हो गया? उमर, हाजरा बेटा, हो ना हो आज बारिश होगी मुझे लग रहा है रात को मजे करेंगे यार। इतना गर्मी के बाद बारिश होगी। मैं तो कहता हूँ महीना पूरा बारिश चलती रहे। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लिखो। लिखो, मार्क सर्कल, मार्क सर्कल्स एट all the points being in phase, being in phase
विद बी। जो भी पॉइंट्स बी के साथ इन फेज हैं उन सब पे आपने सर्कल मार्क करना है। उमर भाई, मार्क सर्कल्स एट ऑल द पॉइंट्स बीइंग इन फेज विद बी। जो भी पॉइंट्स बी के साथ जो भी पॉइंट्स बी के साथ इन फेज हैं उन पे आपने सर्कल मार्क करना है। कर दें फिर? ये mark circles at all the points which are in phase with point B। ये देखो, ये in phase with B, in phase with B, in phase with B। मैंने गलत कर दिया, गलती बताओ। हाँ, ये देखो, it's moving upwards, it's moving upwards, it's moving downwards, it's moving upwards, it's moving downwards। ठीक है, तो अब जो अपवर्ड जा रहे हैं उनको सर्कल करने, तो हम इसको सर्कल कर देंगे। उमर भाई डन? अच्छा, क्रॉस ऑल द पॉइंट्स विच आर इन फेज विद ए। क्रॉस, तो हाजरा बेटा आप अगर इन फेज का पूछेंगे तो हो जाएगा ना। क्रॉस ऑल द पॉइंट्स विच आर इन फेज विद ए। वो सारे पॉइंट क्रॉस करो जो ए के साथ क्या है बेटा, इन फेज। तो ये हमने इस तरह से करके क्रॉस ऑल द पॉइंट्स विच आर इन फेज विद ए। तो ये पहला क्रॉस हम लगा देंगे इसके ऊपर, फिर हम क्रॉस लगा देंगे। गलत कर दिया ना, ए इज मूविंग डाउनवर्ड्स ना। कैसे पता चला? बिकॉज ए के पीछे क्या है, ट्रफ। तो जो भी पॉइंट अब ये जा रहा है ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, तो जो ए की तरह के पॉइंट है, ए ये है ना, तो ए की तरह के कौन से हैं, ये और ये। ठीक है, समझ आ गई बात? यहां से आगे फिर कल कंटिन्यू करते हैं। अली भाई, ए लेवल के बच्चों को देनी है एक वर्कशीट, जब आ जाएंगे तो। 15 सितंबर तक हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। और अच्छा मुझे ये बताओ, जो हम 6 to 6:45 वाली क्लास करते हैं उसमें मैं तेज पढ़ाने के लिए आपको नोट्स लंबे लंबे नहीं लिखवाता, इसमें लिखवाता हूँ। मुझे पर्सनली ये लगता है कि 6 to 6:45 वाला स्टाइल बेहतर है, उसमें थोड़ा तेज काम होता है। व्हाट डू यू थिंक? इसमें जैसे मैं जब लिखवाता हूँ तो हम बहुत कम काम करते हैं, उसमें लिखे लिखाए नोट्स होते हैं तो समझते जाते हैं और लिखते जाते हैं। उसमें समझने में ट्रबल तो नहीं आती ना उमर? नहीं ना? और थोड़ी बहुत अगर आ भी जाए तो फिर वर्कशीट में वो कवर हो जाती है। क्या चीज? तो आपका तो जल्दी खत्म होगा, आपका तो हो सकता है कि अगस्त में कभी खत्म हो जाए। फिर जब सिलेबस खत्म होगा फिर हम ईयरली करेंगे ना। हम्म। हमने बड़ा सिस्टमेटिकली चलना है। ये संडे तक बस मेरी एलएमएस कंप्लीट हो जाए, फिर आपकी प्रोग्रेस भी मॉनिटर होगी। एलएमएस मैंने जुबैर से बनवाया है। उसमें एक वेबसाइट है, उस अभी वो टेस्टिंग पे, वेबसाइट के अंदर वो सारी चीजें, नोट्स, वर्कशीट, हर चीज, और बच्चे की प्रोग्रेस भी है साथ। अच्छा, आपको एज अ ऑब्जर्वर क्या ठीक लगता है, ये जो जिस तरह मैं लिखवा के करा रहा हूँ, ये सर आपका माइक म्यूट हो गया। सर माइक म्यूट हो गया। उसमें लिखे लिखे नोट्स में जो ब्लैंक्स होते हैं वो छोड़ने से ये है कि बच्चा इन्वॉल्व भी हो जाता है ना। अगर वो ब्लैंक्स ना हो फिर बच्चा उसमें जो है फोकस लूज कर देगा। हाँ हाँ हाँ, तरीकेकार ये ठीक है ना? हाँ बताएं। हाँ हाँ, मुआज, सर अली कुछ कह रहे हैं, अभी अभी है ऑनलाइन, चला गया है। चले, आपने एक काम करना है, मैं आपको मुआज का नंबर देता हूँ, आप सीधी आप कॉल ही कर लें फिर। आप कॉल कर लें, कॉल कर लें, नहीं तो आप कॉल करें ना। आपने अभी जुलाई की डेडलाइन से पहले बच्चों को रिमूव करना नहीं शुरू करना, अभी इनको पढ़ने दें। अच्छा, ओ लेवल के जो है सबसे नीचे वाले हैं,
दिखाएं जरा। हाँ ये आपने ए लेवल के बच्चों को देना है। ये नहीं, जब कोई बच्चा आएगा तो आप दे देंगे। ग्रुप में ए लेवल के मैसेज कर दें क्लास के लिए। आइमा बेटा मेरी आवाज आई थिंक आपको आ रही होगी, बस हम क्लास शुरू करते हैं। ये आप जरा देते जाएं अली भाई, ये जरा देते जाएं। बेटा मैंने ग्रुप के अंदर ना एक आपको भेजा हुआ है, वो क्या नाम है उसका, एक वर्कशीट भेजी हुई है। वो वर्कशीट अनसर्टेनिटी की प्रैक्टिस के लिए है। तो वर्कशीट आज हम करेंगे और वर्कशीट आप निकाल लो। मैं भी निकाल लेता हूं अपने टैब पे। बेटा ये एक वर्कशीट है जो आज हमने करनी है। तला जल्दी आ जाएगा, तला आगे आ जाएगा। आपका नाम तला है या मैं भूल रहा हूँ? तला ही है। तला तारिक, अच्छा तला दो है, एक है तला नासिर और एक है तला तारिक। आइमा ये मैंने एक वर्कशीट भेजी हुई है फॉर द प्रैक्टिस ऑफ अनसर्टेनिटीज। तो ये हमने मिलके करनी है। ठीक है तो हम शुरू करते हैं। मानूर ये एक वर्कशीट मैंने आपको भेजी हुई है, दिस इज फॉर प्रैक्टिस ऑफ अनसर्टेनिटी क्वेश्चंस। तो ये हम मिलके शुरू करते हैं। अच्छा जी, अब पहला इसमें यह है कि एक रूल होगा फिर उसका क्वेश्चन होगा। रूल और क्वेश्चन, पहले रूल देखो जरा बेटा। ये इस तरह चलेगा कि पहले रूल होगा फिर होगा क्वेश्चन। और मैं जरा रिकॉर्डिंग दोबारा लगा दूं। आज से हमने